नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के पुनः अवलोकन पर्व अर्थात अंतिम सप्ताह में आपका स्वागत है। आज का जो व्याख्यान है वह व्यंजन संधि का पुनः अवलोकन है। तो आज हमने व्यंजन संधि में जिन जिन विषयों को पढ़ा है उसका पुनः अवलोकन हम करेंगे। तो उसके लिए स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज का जो पाठ्य विषय है अर्थात आज का जो पुनः अवलोकन पर्व है उसमें क्या क्या विषय हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो आज श्रुत्व और श्रुत्व संधि को देखेंगे जो स्थानीय निमित्त और निमित्त स्थानीय उभय परिवर्तनशील संधियां हैं। इसके बाद स्थानीय परिवर्तन वाली संधि में जश्त्व, परसवर्ण, अनुनासिक, चरत्व, अनुस्वार, खरवसानी और विसर्जनीय और विसर्जनीय सह को देखेंगे। इसके बाद निमित्त परिवर्तन वाली संधि में पूर्वसवर्ण एवं कुप्पोह कपौच को देखने के साथ ही साथ फिर तीन तीन विधान वाली संधियां भी हैं जिसमें षष्ठोटी, हेमपरे वा नपरे नः की स्थिति दिखेगी और उसके साथ साथ पुमः खय्य मपरे के प्रसंग में भी तीन विधान हमको दिखते हैं। इसके बाद आगम का जो विषय है आद्यंतौ टकितौ उस पर एक चर्चा करके टित और कित आगम विधान करने वाले जो सूत्र हैं उनका परिचय लेते हुए आज के पुनः अवलोकन को संपन्न करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्रारंभ करें तो हमें मिलता है स्थानीय निमित्त और निमित्त स्थानीय उभय परिवर्तन वाली संधियां। अर्थात इससे पहले कि हम स्लाइड पर ध्यान दें, बात यह है कि हमने जिन संधियों को देखा था स्वर संधि में उसमें क्या हो रहा था कि या तो स्थानीय में परिवर्तन या तो निमित्त में परिवर्तन या तो उभय परिवर्तन हो रहा था या तो कोई किसी में विलीन हो रहा था, ऐसे करके स्थिति थी। किंतु यहां पर क्या स्थिति हो गई, यहां पर स्थिति यह हो गई कि स्थानीय और निमित्त जो है वो आपस में भी एक दूसरे में जगह बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। अर्थात जैसे एक दो, जैसे अब तक हमने जो पढ़ा है दो शर्तें हो गई, ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे ताकि समझने में सरलता हो। तो दो शर्तें हो गई, तो एक दो, तो ये एक इधर होगा दो इधर होगा। जैसे उप और इंद्र तो मिलकर उपेंद्र बन गया। किंतु यहां पर अगर इंद्र अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर सुधी आ जाए और अस्थि आ जाए तो वहां गुण संधि नहीं होगी। पुनः ध्यान देंगे, उप और इंद्र उपेंद्र बन गया, मतलब अ आ गया ई आ गया, उपेंद्र बन गया। अगर हम उल्टा कर दें यानी ई यहां पर आ जाए और अ बाद में चला जाए, जैसे सुधी और अस्थि अगर हम कह दें तो यहां पर यण संधि हो जाएगी, गुण नहीं होगा। अर्थात यहां परिवर्तन अगर आप कर देंगे तो संधि बदल जाएगी। किंतु शुत्व और श्रुत्व ये दो ऐसे विरले संधियों का प्रसंग है जिनमें स्थानीय और निमित्त एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं। इसी विषय को देखते हुए एक बार पुनः अवलोकन कर लेते हैं इन दो संधियों का। और इसलिए ये दो संधियां प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। और इसके अलावा हमने अभ्यास में देखा कि इसका प्रयोग बहुत्र प्राप्त होता है। अस्तु, अब पुनः अवलोकन पर ध्यान देंगे। स्तोश्चुनाश्चु, इस सूत्र के द्वारा प्रसंग ये आ जाता है कि स अथवा तवर्ग के योग में श अथवा चवर्ग यदि आ जाए तो स का तालव्य श और तवर्ग का चवर्ग परिवर्तन हो जाता है। जैसे रामस शेते तो बन गया रामश्येते, इस प्रकार की स्थिति हो गई। अब ये स्थिति अगर उल्टी हो जाए अर्थात श अथवा चवर्ग अगर इधर चला आए और स तवर्ग अगर इधर चले आए तब भी इस स या तवर्ग में परिवर्तन होगा। यही स्थिति उभय परिवर्तन वाली स्थिति है। और इसी प्रकार से ष्टुनाष्टुः का प्रसंग अगर हम देखें तो यहाँ पर स अथवा तवर्ग के पश्चात यदि श अथवा टवर्ग आ जाए, मूर्धन्य श अथवा टवर्ग आ जाए तो वहाँ पर दंत्य स को श और तवर्ग को टवर्ग में परिवर्तन कर देंगे। और यहाँ पर रामस टीकते तो बन गया रामश टीकते। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हमको दिख जाती है। और यहाँ पर भी अगर श अथवा टवर्ग यहाँ आ जाए और स अथवा तवर्ग अगर वहाँ चला जाए अर्थात ये दोनों अगर अपनी जगह बदल लें तब भी संधि होगी। अर्थात दो नंबर इधर चला आए और एक इधर चला जाए, दो इधर चला जाए एक उधर चला जाए तब भी संधि होगी। अस्तु, स्तोश्चुनाश्चु का एक अपवाद है शात, किंतु इसके दो अपवाद हैं तोहशी और न पदांता टोरणाम। तो इन प्रसंगों को आप अभ्यास के द्वारा स्पष्ट कर चुके होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो इस प्रकार से श्रुत्व और श्रुत्व संधि का जो मुख्य प्रसंग था उसकी चर्चा करने के बाद प्रसंग आता है स्थानीय परिवर्तन वाली संधियां, अर्थात ऐसी संधि जहां पे स्थानीय में परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन संधि में सर्वाधिक संधियां इस कोटि के अंतर्गत आती हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि स्थानीय परिवर्तन, निमित्त परिवर्तन इत्यादि जो विषय है वो हमने
अपने पाठ्यक्रम की सुविधा के लिए बनाया है, जिससे कि विषय स्पष्ट होते हुए हमें स्मृति करने में भी या स्मरण करने में भी सहायता प्राप्त हो। अस्तु, अब इस स्थानीय परिवर्तन वाली संधि में जो प्रथम संधि है वो है जश्त्व संधि। इसका नाम जश्त्व क्यों है और इसका नाम श्चुत्व या ष्टुत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर श अथवा च वर्ग में बदल देता है, तो श्चु बनाने वाला श्चुत्व, श अथवा ट वर्ग में बदलने वाला ष्टुत्व, उसी प्रकार से जश बनाने वाला जश्त्व। तो इस संधि का नाम है जश्त्व और जश्त्व संधि विधायक सूत्र हो गया झलांग जशोन्ते। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि झलांग जशोन्ते जो सूत्र है वह पदांत को लेकर के चर्चा करता है, किंतु पद के अंदर भी जश करने का विधान है और यह प्रसंग हम व्यंजन संधि के प्रसंग में देख चुके हैं। अस्तु, तो ये सूत्र कहता है कि पदांत झल को जश आदेश कर देंगे। जैसे वाक ईशः, तो वाक ईशः क को जश, जश का तात्पर्य हुआ जब ग दश अर्थात वर्ग का तृतीय, तो क को हो गया ग, तो बन गया वागीशः। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अब तक जो हम लोगों ने संधि इत्यादि देखी थी, इससे पूर्व तक वहाँ पर 1 और 2 अर्थात 2 शर्तें होती थी, जैसे एक हो गया फिर अच हो गया इत्यादि इत्यादि, या फिर मान लीजिए स अथवा त वर्ग हो गया और श अथवा च वर्ग हो गया इत्यादि। किंतु यहाँ पर कोई 1 2 नहीं है, कोई 2 स्थिति नहीं है, बस एक ही है, पदांत झल को जश आदेश कर देंगे। और चूंकि पदांत झल को जश आदेश कर देने का प्रसंग है, तो बाद में स्वर है, व्यंजन है या कोई नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वाग ईशः, वाग ईशः बन जाएगा, जगत ईशः, जगदीशः, जगत हिताय, जगद हिताय, इस प्रकार से बन जाएगा। अर्थात झल को हम जश में परिवर्तित कर देंगे, ये कहने का प्रसंग है। इसके बाद प्रसंग आता है परसवर्ण का। ध्यान देने की बात यह है कि परसवर्ण संधि विधायक सूत्र कोई एक नहीं है, अर्थात इसको पहले समझते हैं। ष्टुत्व संधि विधायक सूत्र भी एक ही है, ष्टुनाष्टु। जश्त्व संधि विधायक सूत्र एक ही है, झलांग जशोन्ते, पदांत इत्यादि के अर्थ को लेकर। फिर गुण संधि विधायक सूत्र एक ही है, वृद्धि संधि एक ही है, किंतु परसवर्ण, अनुनासिक, अनुस्वार, इसको लेकर के कई सूत्र हैं। क्यों? अब इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो संधियां हैं, गुण इत्यादि जो प्रसंग जो हैं, इनका जो आदेश का क्रम है वो एक ही सूत्र से संपन्न हो जाता है, किंतु अनुस्वार कई सूत्रों से हो सकता है, अनुनासिक भी कई सूत्रों से हो सकता है, और परसवर्ण या पूर्व सवर्ण भी कई सूत्रों से हो सकता है। क्योंकि पूर्व सवर्ण या परसवर्ण की जब हम बात कर रहे हैं, तो पर में जो सवर्ण है अर्थात पर में जो वर्ण है उसी का सवर्ण होगा, पर का सवर्ण परसवर्ण हो जाएगा। तो उस प्रसंग में कई सूत्र बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ष्टुत्व, श्चुत्व, जश्त्व व्यंजन में इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो अनुनासिक, अनुस्वार, परसवर्ण, पूर्व सवर्ण, इसको लेकर के एकाधिक सूत्र भी हमें प्राप्त हो सकते हैं एवं होते हैं। उनका प्रसंग हम यहाँ पर आज देखेंगे भी, जहाँ जहाँ हमें दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रतियोगी परीक्षा में या अपने तैयारी करने के लिए, उदाहरण के लिए कोई अगर पूछे कि जश्त्व संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो झलांग जशोन्ते, ठीक है। पर कोई अगर पूछे कि परसवर्ण संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो कोई एक ऐसा नहीं है, उसमें कई प्रसंग आ सकते हैं। यही कहने का सार था। अस्तु, अब परसवर्ण संधि विधायक सूत्र को देखते हैं। जो अभी हमारे सामने है वो है तोरली। तोरली क्या कहता है कि पदांत तवर्ग के बाद यदि ल आ जाए, यहाँ पर अलग अलग सूत्र होने का तात्पर्य क्या है कि यह परिवर्तनशील है, ये दोनों बदलते रहते हैं, पर इनमें बदलाव की स्थिति नहीं है। इनमें ये फिक्स है कि यही आएगा या यही आएगा, ये फिक्स है, तय है। परंतु यहाँ पर ये दोनों फिक्स नहीं हैं, अर्थात स्थानीय और निमित्त फिक्स नहीं है, और स्थानीय और निमित्त के फिक्स या तय न होने के कारण ही परसवर्ण संधि विधायक सूत्र कई हमको मिल सकते हैं। अस्तु, अब यहाँ पर देखिए, तोरली कहता है कि तवर्ग के पश्चात यदि ल आ जाए तो परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण होने का मतलब है कि ल का ही सवर्ण हो जाएगा, क्योंकि पर में कौन है? ल, तो पर में ल है तो इसी का सवर्ण हो जाएगा। तो ल का सवर्ण कौन? ल का सवर्ण स्वयं ल ही होगा। तो इस प्रकार से तू अर्थात तवर्ग को ल आदेश हो जाएगा तोरली के द्वारा। जैसे तत्लयः, तल्लयः बन गया यहाँ पर।
अब यहाँ पर विषय क्या था, जैसे मान लीजिए राजन लेख, मान लीजिए ये आ गया राजन लेख। अब यहाँ पर राजन में जो न है तवर्ग में आ गया, लेख ल आ गया, तो इसे भी परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण क्या होगा, ल, किंतु चूंकि न अनुनासिक है इसलिए ल भी अनुनासिक होगा, न बन जाएगा, तो बन जाता है राजन लेख। आपकी पुस्तक में विद्वान लिखति उदाहरण है और यहाँ पर राजन लेख, तो इस प्रकार से अनेक प्रसंग बन सकते हैं। तो तोर ली परसवर्ण आदेश कर देता है और पर अर्थात ल का सवर्ण कौन है, तो ल ही होगा, तो इसलिए तत्लय तल्लय, और अगर न आ गया तो वो अनुनासिक है इसलिए ल भी अनुनासिक आएगा। विद्वान लय राजन लिखते इत्यादि। इसके बाद अब विषय आता है पुनः परसवर्ण का, किंतु परसवर्ण में यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र सामने आ जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक सूत्र अपने में महत्वपूर्ण है, पर ये तो महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि यह दोनों एक ही विधान करते हैं। बस दोनों भेद ये है कि अनुस्वर से यही परसवर्ण अपदांत में अर्थात अखंड पद में संधि करता है, वही वा पदांत से अलग अलग पदों में संधि करता है, जैसा कि पदांत से प्रयोग से ही हमें स्पष्ट हो जाता है। अर्थात ये दोनों सूत्र परसवर्ण का विधान करते हैं और परसवर्ण का विधान करते हैं, किंतु एक जहां अखंड पद में करता है और वहीं दूसरा जो है वो अलग अलग पदों में संधि करता है। इसलिए यहाँ पर अपदांत अर्थात अखंड पद, अखंड पद अर्थात एक ही पद में संधि होना। और इसी के प्रसंग में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी कि जैसे आजकल हम रंग, अंक, अंग ये सब लिखा देखते हैं, गंगा ये सब लिखा देखते हैं, वस्तुतः ये सारे के सारे गलत हैं। होना चाहिए रंग, अंक, गंगा इत्यादि। क्यों, अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुस्वार के बाद अगर यह आ जाए, अब देखिए अनुस्वार के बाद अगर यह आ जाए तो उस अनुस्वार को पंचम वर्ण हो जाएगा। तो किसका पंचम होगा, यहाँ पर जो है पर में जो है उसका सवर्ण होगा पंचम, यानी उसका सवर्ण होगा। तो अनुस्वार के बाद कौन है, त, तो त का पंचम, तो त का पंचम कौन है, न, तो बन जाएगा शांतः, क्लांतः, क्लांतः। अब यहाँ पे देखिए रंगः, रंगः, तो यहाँ पे अनुस्वार को हो जाएगा ग का पंचम अर्थात रंगः, अंकः, अंगः, गंगा। जैसे बहुत से लोगों ने देखा है कि चंचल हम लिखते हैं, बड़ा चंचल बालक है, बड़ी चंचल बालिका है, तो होगा चंचल, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति अनुस्वार से ही परसवर्ण के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जो प्रसंग आता है वो है वापदांतस्य। वापदांतस्य हमें छूट देता है कि हम चाहें तो अगर अलग अलग पद हैं तो वहां पर परसवर्ण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, किंतु अखंड पद में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप विकल्प से उसका प्रयोग करें। अखंड पद में आपको संधि करनी ही करनी है, पर यहां पर तो आपको वा मिल जाता है। किंतु आज जो लौकिकता में प्रयोग होता है उस प्रयोग में हम चंचल इस प्रकार से लिखा ही देखते हैं, चंचल ऐसा लिखा हुआ नहीं होता। अस्तु, तो वापदांत से क्या कहता है, क्या कहकर पदांत अनुस्वार के पश्चात अगर यह आ जाए, अनुस्वार से यही परसवर्ण कह रहा था कि अनुस्वार के बाद अगर यह आ जाए, और यहाँ पर क्या है पदांत अनुस्वार के बाद अर्थात दो अलग अलग पदों में ये संधि करता है। पदांत अनुस्वार के बाद अगर यह आ जाए तो यह आ गया तो उसको परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण अर्थात इस क का अर्थात जो अंत में है उसी का पंचम वर्ण, तो त्वं करोषि और त्वम करोषि ये दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं वापदांतस्य के कारण। इसी प्रकार से अहम मन्यः, अहम मन्यः, अहं मन्यः दोनों रूप बन जाते हैं। किंतु यहाँ पर यह भी विषय है कि चूंकि वापदांतस्य के द्वारा परसवर्ण आदेश होता है तो ये लिखना श्रेयस्कर माना जाता है इसकी अपेक्षा, और यहाँ तो शांतः यही लिखना है, यहाँ पर तो इस तरह का कुछ लिखने का प्रसंग ही प्राप्त नहीं है। तो उसका ध्यान रखते हुए हम परसवर्ण संधि के प्रसंग को समझते हुए अब आगे बढ़ेंगे अनुनासिक की ओर। अनुनासिक के प्रसंग में हमें सूत्र मिलता है यरोनुनासिक अनुनासिको वा। ये सूत्र में कहता है कि अगर यर के पश्चात, अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी पदस्य अर्थात यहाँ पे भी पदांत यर होगा, अर्थात दो अलग अलग पदों में संधि है, तो जहाँ पर अखंड पद में संधि है उसको अलग से ऐसे लिख दिया गया है और बाकी सारी की सारी संधियाँ अलग अलग पदों में हमको दिख रही हैं। अस्तु, तो पदांत यर के बाद अगर अनुनासिक आ जाए, अनुनासिक हम जानते हैं कि यमगणनानाम नासिका च, तो ये जो वर्ग के पंचम है ये अनुनासिक है। तो यर के पश्चात अगर अनुनासिक आ जाए तो उस यर को भी अनुनासिक कर देते हैं, जैसे एतद मुरारिः,
एतद द यर में आ गया। अच्छा, यर प्रत्याहार के विषय में आप जानते हैं कि यर का अर्थ हुआ ह छोड़कर सारे व्यंजन। हमने बात की थी इस प्रसंग में और आपको ध्यान भी होगा कि यर का अर्थ हुआ ह छोड़कर सारे व्यंजन। जैसे अगर हम ध्यान दें तो हयवरट लण यमगणनम झभय करते 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 शशर हल, तो शश सर र आ गया। तो यर मतलब हुआ कि हयवरट में से भी ह हट गया और हल भी हट गया, यानी ह छोड़ करके सारे व्यंजन यर में आ जाते हैं। पुनः अगर हम साइड पे ध्यान दें तो यर के पश्चात अगर अनुनासिक आ जाता है अर्थात वर्ग का पंचम आ जाता है तो इस यर को भी पंचम कर देंगे। जैसे एतद मुरारिही, तो द का न हो गया तो एतन मुरारिही, इस प्रकार से स्थिति मिल जाएगी। और ये चूंकि द को न अर्थात अनुनासिक अर्थात वर्ग का पंचम कर देता है, इसलिए इसका नाम ही अनुनासिक संधि हो जाएगा। अर्थात अनुनासिक संधि विधायक सूत्र है यरोनुनासिक अनुनासिको वा के साथ ये विकल्प भी देता है, अर्थात आप एतन मुरारिही या एतद मुरारिही जो भी करना चाहें दोनों में लिख सकते हैं। इसके बाद का जो विषय है वो है चर्त संधि का। चर्त अर्थात अभी अपने समझने के लिए मोटा मोटी हम देखें तो वर्ग का प्रथम, यद्यपि केवल वर्ग का प्रथम नहीं है किंतु जिस प्रकार के उदाहरण अभी आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको दिखते हैं उसमें वर्ग का प्रथम समझने पर भी हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अस्तु, तो खरीच क्या कहता है? खरीच कहता है कि झल के बाद अगर खर आ जाए तो झल को चर आदेश कर देते हैं, अर्थात वर्ग का प्रथम आदेश कर देते हैं अभी के लिए। तो खरीच का अगर हम उदाहरण देखें तो हमें मिलता है उद और थानम। उद थानम में अगर हम देखें तो उद में द झल में आ गया, थानम में जो था है वो खर में आ गया, तो झल को चर हो जाना है अर्थात वर्ग का प्रथम हो जाना है। तो यहां पर खर निमित्त रहते अर्थात खर बाद में रहने के कारण द को त हो गया, अर्थात द जो है वो अपने वर्ग का प्रथम हो गया, तो बन गया उत्थानम। अब यहाँ पे उत्थानम और उत्थानम इत्यादि रूप बना था आदेह परस्य और तस्मादित्युत्तरस्य की सहायता से, या तस्मादित्युत्तरस्य और आदेह परस्य की सहायता से। तो इसका पुनः अवलोकन आपने कर लिया होगा। इसी आशा के साथ चर्तु संधि विधायक सूत्र है खरीच और चर्तु संधि का प्रसंग अभी हमारे लिए वर्ग का प्रथम है, यह मानते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे मोनुस्वार की ओर। मोनुस्वार जो सूत्र है वो अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है और ये अनुस्वार संधि विधायक सूत्र सरलतम सूत्रों में से एक है। क्यों? क्योंकि मोनुस्वार कहता है कि म के पश्चात अगर हल अर्थात व्यंजन आ जाए तो उस म को अनुस्वार आदेश कर देंगे। जैसे हरिम बंदे बन गया हरिम बंदे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हरिम बंदे जो बन गया हरिम बंदे, यह जो प्रसंग है ये हमें बहुत्र या यूं कह सकते हैं कि संभवतः ही कोई संस्कृत का ऐसा प्रसंग होगा जहां पर यह संधि ना आए। अगर एक या दो वाक्य भी हम कह रहे हैं तो उन दो तीन वाक्यों में भी इसका प्रसंग आ जाएगा। सरल है, पदांत म के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो उस पदांत म को अनुस्वार आदेश हो जाता है मोनुस्वार के द्वारा। अस्तु, अब आगे अगर हम देखें तो उसके बाद आता है नश्चाप पदांत से झली। नश्चाप पदांत से झली जो है वस्तुतः ये भी अखंड पद में संधि करने वाला सूत्र है। ये भी अखंड पद अर्थात समान पद अर्थात एक ही पद में संधि करने वाला सूत्र है। ये कहता है कि अपदांत न या म के बाद अगर झल प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो उस अपदांत न या म को अनुस्वार आदेश कर देते हैं, जैसे यशांसी। तो ध्यान देने की बात है कि यशान और सी ये एक ही पद है, अलग अलग पद नहीं है। जैसे उप और इंद्र ये दो अलग अलग पद हैं किंतु उप एक ही पद है, इंद्र एक ही पद है। उसी प्रकार से यशांसी यह एक ही पद है, अर्थात अखंड पद में संधि करने वाला सूत्र है नश्चा पदांत से झली। अब प्रतियोगी परीक्षा या कहीं अगर कोई पूछे कि नश्चा पदांत से झली कैसा सूत्र है तो अखंड पद में संधि करने वाला सूत्र है, ये कह सकते हैं। उसी प्रकार से अनुस्वार से यही परसवर्ण कैसा सूत्र है तो अनुस्वार से ही परसवर्ण ये जो सूत्र है यह भी अखंड पद में संधि करता है। तो नश्चा पदांत से झली के द्वारा अपदांत न या म के बाद झल का प्रसंग आने पर एक दो उस अपदांत न या म को अनुस्वार आदेश कर देते हैं तो बन जाता है यशांसी। इसी तरह से पयांसी बन जाएगा। और भी अलग अलग उदाहरण इसके द्वारा प्राप्त हमें हो जाते हैं। अस्तु, इसके बाद प्रसंग आता है खरवसाने विसर्जनीय।
खरवसान और विसर्जनीय और विसर्जनीय से सह, ये दो ऐसे सूत्र हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बाकी सारे सूत्र महत्वपूर्ण नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि यह दोनों सूत्र इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इनका प्रसंग प्रक्रियाओं में प्रायशः प्राप्त होता ही रहता है एवं प्रक्रियागत विषयों में इन दो सूत्रों की उपस्थिति अथवा अनुवाद अथवा संस्कृत वाक्य के विन्यास के अभ्यास में इन दोनों की उपस्थिति सदैव प्राप्त होती रहती है, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि खरवसान विसर्जनीय यह जो सूत्र है ये कहता है कि पदांत र, ये दो विषय कहता है कि पदांत र आ गया तो उसे विसर्ग आदेश कर देंगे। जैसे मान लीजिए रामर, तो बन जाएगा रामः। और दूसरा प्रसंग ये है कि पदांतर के बाद अगर खर भी आ जाता है तब भी, अर्थात पदांतर अकेले है, मतलब अवसान में है, अंत में है, तब भी र को विसर्ग हो जाएगा। और पदांतर के बाद अगर खर आ गया तब भी उस पदांतर र को विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा रामर पठति, तो बन जाएगा रामः पठति। यह विषय यहाँ पे खरवसानु विसर्जनीय के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद का जो प्रसंग है वो है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह कहता है कि विसर्ग के पश्चात अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उसे स आदेश कर देंगे। जैसे चक्रहि त्रायस्व, तो चक्रहि त्रायस्व के द्वारा इस विसर्ग को सत्व विधान करके चक्रंस त्रायस्व ऐसे कर देंगे। जैसे हमने अभ्यास के प्रसंग में या ऐसे भी हम उदाहरण देखते रहते हैं कि रामः बालकश्च विद्यालयं गच्छतः, तो रामश्च विद्यालयश्च बालकश्च इत्यादि जितने भी प्रसंग हैं सब में विसर्जनीय से सह के द्वारा सत्व प्राप्ति के बाद ही इष्टुत्व का विधान हुआ है। विसर्जनीय से सह इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, ये इसी से समझा जा सकता है कि इस सूत्र का प्रसंग न केवल व्यंजन संधि में है अपितु विसर्ग संधि का प्रारंभ भी इसी सूत्र से होता है। तो आशा है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को समझ करके आपको यह विषय संपूर्ण रूप से हृदयंगम हो गया होगा। अस्तु, इसके बाद प्रसंग आता है निमित्त परिवर्तन वाली संधियों का। यह संख्या में स्थानीय परिवर्तन से कम है। झय होने तरस्याम, यह सूत्र क्या कहता है कि झय के बाद अगर ह आ जाए तो झ का पूर्व स्वर्ण हो जाता है। और ये जो पूर्व स्वर्ण है ये उच्चारण साम्य के कारण झय में जो वर्ण है उसका चतुर्थ वर्ण होता है। झय जो कि पूर्व में है अर्थात पहले है, तो इसलिए इसका सवर्ण होकर के ये अपनी स्थिति को लेकर के आता है। जैसे तदहित, तद्धित, ये एक प्रकरण है व्याकरण में। तद्धित, जगद्धिताय कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः, तो जगद्धिताय, जगद्हित, जगद्धित, तो ये भी झयो होने तरस्याम सूत्र से ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए अजहीनम, अज झय में आ गया, हीनम ह आ गया, तो ह को झ होगा क्योंकि पूर्व में ज है तो इसका चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, तो बन जाएगा अज्झीनम। और चूंकि अन्य तरह से आम विकल्प है इसलिए अज्झीनम और अजहीनम यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं, किंतु परिनिष्ठित रूप या श्रेयस्कर रूप जो है वो अज्झीनम को ही मानना श्रेयस्कर या उचित है, ऐसा आचार्यों का मत है अजहीनम की अपेक्षा। यद्यपि दोनों रूप साधु हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो अज्जीनम में किसमें परिवर्तन हुआ, ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ह में परिवर्तन हुआ। अब ध्यान देने की बात यह है कि हम अज्जीनम कहें या जगद्धित कहें, यहाँ पर जगद्धित में त थ द ध, यहाँ पर ध आदेश हुआ है चतुर्थ वर्ण के कारण, यहाँ पर झ आदेश हुआ है चतुर्थ वर्ण के कारण। तो ध झ से, तो ध या झ से पकड़ना कठिन है कि इसमें कौन सा वर्ण था, इसलिए ये ध्यान दीजिए कि चतुर्थ वर्ण है क्या। जैसे अज्जीनम, तद्धित, जगद्धित, इस तरह के प्रसंग जो हैं उसमें चतुर्थ वर्ण है क्या, चतुर्थ वर्ण है, अर्थात वो झयो होने तरस्याम होने की उसकी संभावना प्रबल है, तो वहां पर झयो होने तरस्याम को लगा करके आप देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा अपने विषय को मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे झयो होने तरस्याम में चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है, चर में प्रथम, जश में तृतीय, इत्यादि इत्यादि, और अनुनासिक में पंचम। अस्तु, अब इसका जो विषय है वो है कुप्पोह कपौचा। कुप्पोह कपौचा उपधमानीय और जिह्वा मूल्य का प्रसंग लेकर के आते हैं, जिनकी ध्वनियों का प्रत्यक्ष आज हमारे यहाँ नहीं दिखता। तो ये विसर्ग के बाद कवर्ग या पवर्ग के रहने पर क प लेकर के आ जाते हैं, अर्थात जिह्वा मूल्य क
और उपधमानीय प। तो ध्यान देने की बात है कि क ख और प फ में ही इसके उदाहरण हमको दृष्टिगत होते हैं। तो क ख जो है वो जिह्वा मूल ये हो गया, जिह्वा मूल, क्योंकि क ख अगर हम देखें तो ये जिह्वा मूल में ही दिखेगा। प फ चूंकि ओष्ठ में है तो ये हो गया उपधमानीय। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गुप्पुह का पोचा सूत्र बताता है कि विसर्ग के पश्चात अगर कु या पु आ जाए, अर्थात कवर्ग या पवर्ग का कोई शब्द आ जाए, यद्यपि कु या पु है परंतु आता क या ख या प या फ में से ही है प्रायशः। अस्तु, तो विसर्ग के बाद अगर कवर्ग या पवर्ग आ जाए, विसर्ग के बाद अगर कवर्ग या पवर्ग आ जाए तो उसे विकल्प से हम नृपाही, अर्थात उसको विकल्प से हम जिह्वा मूलीय या उपधमानीय कर सकते हैं। तो नृपाही रामक खेलती इस प्रकार से बन जाएगा। अस्तु, इसके बाद अब अगर हम 3 विधान वाली संधियों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है षष्ठ्योटी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम 3 विधान, 2 विधान, स्थानीय परिवर्तन, निमित्त परिवर्तन, उभय परिवर्तन इत्यादि जो विषय कह रहे हैं, यह विषय इसलिए कि संधि का विषय हमें हृदयंगम हो जाए और संधि का प्रसंग हमें समझने में सहायता हो। इसलिए शास्त्रीय विधान में उभय परिवर्तन, स्थानीय परिवर्तन, निमित्त परिवर्तन, इस तरह की बातें बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं, किंतु अभ्यास के प्रसंग से हमें अभ्यास हो जाए, फिर शास्त्रीयता की ओर हम दृढ़ता से अग्रसर हो पाएं, इसी निमित्त इस प्रकार से विषय को बनाया गया है। अस्तु, अब आते हैं स्लाइड पे वापस। तो 3 विधान वाली संधियां, तो यहां पर 3 शर्तें हो जाती हैं, 3 विधान हो जाते हैं। 1 2 3, 1 2 और 3, 3 विधान। क्या? तो झ के बाद अगर श आ जाए, श के बाद अगर अट आ जाए तो क्या होगा? उस श को छ हो जाएगा, षष्ठ्योटी। जैसे तज शिवः तो बन जाएगा तत्शिवः। अब देखिए तज जो ज है झ में आ गया, शि में श है और ई जो है वो अट है, अर्थात तीनों शर्तें पूरी हो गई और तीनों पूरी होने के कारण श को छ आदेश हो गया, तो बन गया तत्शिवः, ये प्राप्त हो गया। अर्थात षष्ठ्योटी के लिए हमको 3 प्रसंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यंजन संधि में हमें 3 प्रसंग वाले प्रसंग भी दिखते हैं। यद्यपि स्वर्ग प्रसंग में भी है, किंतु वो प्रकृति भाव के विकल्प के रूप में हमें प्राप्त हो रहे थे, परंतु यहां पर हमें वो प्रायः प्रकृति भाव के प्रसंग में प्राप्त हो रहे थे, किंतु यहां पर हमें प्रकृति भाव का प्रसंग नहीं दिखता, अभी तो 3 विधान वाली संधियां दिख जाती हैं। जैसे कि अगर हम पुनः देखें तो झ श अट, तो श हो गया छ, तो तत्शिवः, एतच्छिवः इत्यादि रूप बन सकते हैं। तो उसके लिए श का मध्य में होना आवश्यक है। अस्तु, इसके बाद हेम परे वा। अब हेम परे वा को अगर देखें तो म ह न, तो म ह न में म ह न, यहाँ पर म यथावत हो जाएगा, किम हमलति या किम हमलति, इस प्रकार से स्थिति आ जाती है। तो यथावत होने पर चूंकि प्रकृति भाव व्यंजन में नहीं दिखता, किंतु यथावत स्थिति देख करके हम इसको प्रकृति भाव की स्थिति भी कह सकते हैं। यद्यपि यहाँ पर प्रगृह्य या प्लुत संज्ञा का कोई विधान नहीं हुआ, इसलिए प्रकृति भाव नहीं है, किंतु इसकी स्थिति प्रकृति भाव की तरह दिख रही है। अस्तु, तो हेम परिवा सूत्र जो है वो कहता है कि म की स्थिति आनी चाहिए, जैसे किम म लयति, तो यहाँ तीनों शर्तें पूरी हो गई, किम हम लयति, तो बन गया किम हम लयति, या मूनुस्वार के द्वारा म को अनुस्वार कर देंगे तो किंग हम लयति, ये रूप बन जाते हैं। अर्थात म ह म ये 3 प्रसंग हमारे सामने आने चाहिए। उसके ठीक बाद है न परे न। अब यहाँ पर देखिए हेम परे वा कि पुनः न परे न, ये कहता है कि म ह और न, अर्थात हेम परे वा में म परे म की बात है, यानी हेम परे वा में म की बात है, अर्थात म ह और म आना चाहिए। न परे न म ह और न आना चाहिए। अगर न आ गया तब भी म को न आदेश हम कर देंगे। यहाँ पर प्रकृति भाव का प्रसंग नहीं है, क्योंकि म को न में बदल दिया गया, इसीलिए इसके प्रसंग में भी प्रकृति भाव को लेख या प्रगृह का उल्लेख नहीं किया गया है। अस्तु, तो म ह न, तो किम हनूते, किम हनूते, तीनों विषय पूरे हो गए, तो किन हनूते या किम हनूते ये दोनों प्रसंग या ये दोनों रूप बन जाते हैं। इसके बाद प्रसंग आता है आगम का, आद्यंतौ टकितौ। अब आद्यंतौ टकितौ पर आने से पूर्व आगम के विषय को अगर हम पुनः देख लें तो आदेश शत्रु के समान था और आगम है मित्र के समान। आदेश हटा देता है, स्थानीय को हटा के बैठ जाता है, किंतु आगम मित्र की तरह आके साथ में बैठ जाता है। तो आगम साथ में आके बैठता है,
ये बताने के बाद, इस प्रसंगों को रखने के बाद हमें संधि के प्रसंग में दो हमें आगम का विषय प्राप्त होता है, टित और कित, और उसको लेकर के जो सूत्र है वो है आद्यंतौ टकितौ। तो आद्यंतौ टकितौ सूत्र क्या कहता है, स्लाइड पे ध्यान दीजिए। कहता है कि आगम अगर टित है तो आदि का अवयव बनेगा, यानी पहले आकर के बैठेगा। जैसे धुट, धुत जो है वो पहले आकर बैठ जाता है। अगर कित है तो अंत का अवयव बनेगा, जैसे कुक, कित था तो ये बाद में आकर के बैठा। ये कहने का मतलब है, अर्थात जिसको टित आगम होगा उसके पूर्व में आकर ये बैठेगा, और जिसको कित आगम होगा उसके पर में आकर ये बैठेगा, और आकर बैठेगा अर्थात उसका हिस्सा बन जाएगा। जैसे मित्र हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, तो उस प्रकार से ये भी हिस्सा बन जाएगा। तो उसी को कहा गया है आदि अवयव और अंतावयव। अब यहाँ पर टित और कित आगम करने वाले सूत्रों की सूची उदाहरण के साथ दिए गए हैं, जैसे शट और संतः। तो संतः में स को आगम हुआ था, तो स के पूर्व आकर के बैठ करके शट धुट संतः बना था। अब यहाँ पे गणों कुक्टुक्षरी, यहाँ पर प्रांग और षष्ठः, तो यहाँ पर ङ को आगम हुआ था, कित आगम, इसलिए ङ के बाद आकर के बैठा, तो प्रांग कुक षष्ठः बना था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि टित है तो पूर्व में आके बैठेगा, कित है तो बाद में आके बैठेगा, यानी टित आद्यवयव या आदि का अवयव बनेगा, कित अंतावयव या अंत का अवयव बनेगा। और इस प्रकार से हमें व्यंजन संधि के प्रसंग में इतने टित आगम वाले प्रसंग मिलते हैं, और ये प्रसंग हमें कित आगम वाले मिलते हैं। इसी के साथ व्यंजन संधि का जो पुनः अवलोकन है वह संपन्न होता है। आशा है कि व्यंजन संधि का आपने आनंद लिया होगा, और संधि के प्रसंग को गंभीरता से पढ़ने के बाद आप इसके विषय में और चिंतन मनन करने लगे होंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।